नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग ने पिछली क्लास में वर्णमाला में वर्ण और अक्षर के बीच भेद समझा था, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, उनके भेदों को समझा था, उनकी संख्याओं के बारे में पढ़ा था, लिपि क्या होती है, भाषा क्या है, इन छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे स्वर, जो हम लोग को पढ़ना था कि स्वर। तो सबसे पहले तो वर्णमाला में अब जब हमारा स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि वर्णमाला की परिभाषा। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या कहलाते हैं? वर्णमाला। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी हम एग्जामिनेशन में जाएंगे तो विकल्प दिया रहेगा वर्णों के समूह वर्णमाला कहते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और आपने जरा सी लापरवाही की कि वर्णों के समूह वर्णमाला, तुरंत ही आपका विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि वर्णों के व्यवस्थित, ये व्यवस्थित मतलब अगर मैं बोलता हूँ क ख ग घ अंग, बहुत से लोग अंग की जगह अण बोलते हैं, गलत प्रोनाउंसिएशन है, ऐसा प्रोनाउंसिएशन नहीं करना चाहिए, आप लोग इसको सुधार लीजिए। तो जब व्यवस्थित है तो मैं कहता हूँ क ग, क्या क के बाद ग आ सकता है? नहीं, उनकी व्यवस्था, उनका क्रम कभी भी चेंज नहीं होता है। तो वर्णों की जो व्यवस्था है, उनके व्यवस्थित समूह होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब स्वरों से हम अपनी बात को शुरू करते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहते हैं। मतलब ये एक तरह से स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी की भी हेल्प की, सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। तो व्यंजन जो होते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ क, तो क को बोलने में अ ने क्या की? मदद की। मतलब जब तक व्यंजन में स्वर नहीं जुड़ते हैं तब तक उसका उच्चारण पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो व्यंजन को पूर्ण रूप से व्यंजन बनने के लिए स्वर की सहायता की क्या होती है? आवश्यकता होती है। लेकिन स्वर की कंडीशन में ऐसी कंडीशन नहीं है। तो स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता का होता है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य से सबसे पहला होता है कि स्वरों की संख्या से संबंधित चीज़ें आती हैं। तो लोग पूछते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो अगर आप देखेंगे तो जो इनके स्वर हैं जो वो मूल रूप से क्या है? 11 हैं। लेकिन जब कहेगा कि कुल स्वरों की संख्या बताइए तो उत्तर हो जाएगा आपका 13। या ऐसे पूछ देगा कि गणना की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है, तब भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 13। लेकिन पूछेगा, केवल नॉर्मली पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको उत्तर क्या मानना है? 11। ठीक। अगर विकल्प में दिया रहे 11 और 13 दोनों, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, और पूछे कि स्वरों की संख्या बताइए, तो आप 11 का ही चुनाव करेंगे, 13 का चुनाव नहीं करेंगे। जब यह पूछे कि कुल स्वरों की संख्या या गणना की दृष्टि से स्वरों की संख्या, तब आप उत्तर मारेंगे 13। ठीक है। अब ये 13 का क्या झोल है आपको मैं समझाता हूँ। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। तो ये जो अंग और अह होते हैं, इनको इस कैटेगरी से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। तो उसका मूल कारण यह है कि ये क्या है? अयोगवाह है। अयोगवाह की परिभाषा होती है योग न होने पर भी जो साथ रहे, वो क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि योग न होने पर भी जो साथ रहे, मतलब ये स्वर में भी आते हैं और व्यंजन में भी आते हैं। अगर स्वर में आएंगे तो ये व्यंजन के रूप में प्रयोग हो जाते हैं, और जब व्यंजन में जाते हैं तो स्वर के रूप में क्या होते आते हैं? उच्चारित हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर मैं स्वर में इनका प्रयोग करूं तो इस अंग का प्रयोग करने के लिए मुझे अ की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जब तक अ नहीं मिलेगा तब तक ये उच्चारित नहीं होगा। तो इसलिए जब ये स्वर में आए तो व्यंजन के रूप में उच्चारित हो रहे हैं, और जब ये व्यंजन में जाते हैं तो ये स्वर के रूप में क्या हो जाते हैं? उच्चारित हो जाते हैं। और जब यह दोनों में प्रयोग होते हैं, स्वर और व्यंजन में, लेकिन आपस में एक दूसरे से कभी भी संबंध स्थापित नहीं करते।
इस कारण जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने क्या किया, इसको अलग कैटेगरी में डाला और उस कैटेगरी का नाम रखा अयोगवाह। ठीक है ना। अंग और अह का प्रयोग मैं आपको बताऊंगा आगे क्लास में। बस इतना जान लिया कि अंग में आपका ये और चंद्र बिंदु, ठीक है। तो चंद्र बिंदु का अधिकांश प्रयोग देखा गया है कि हिंदी में होता है और इसका प्रयोग किस में होता है, संस्कृत में होता है। ठीक है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे जब मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कैसे वाक्य शुद्धिकरण होता है, उसमें ये सब चीज़ें क्या होंगी आपकी डिटेल में आएंगी। तो अ आ ई उ री ए। अब देखिएगा यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा झोल रहता है जहाँ पे लोग सोचते हैं, देखिए जो ए होता है वो बिना मात्रा के होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं इसमें एक मात्रा लगा देते हैं और इसमें दुई मात्रा लगा देते हैं। नहीं, लेखन की जब दृष्टि होती है तब यहाँ पर एक मात्रा लगती है। जब मुझे जैसे लिखना है के तो एक मात्रा, कै तो दो मात्रा। ठीक है ना। तो जब वर्णमाला के परिप्रेक्ष्य में आप लिखेंगे अ आ ई तो उसमें ये जो ए होता है बिना मात्रा का होता है और दूसरा एक मात्रा लिए रहता है। और जब ये लिखा जाता है लेखन में तो एक मात्रा के साथ होता है और ये दो मात्रा के साथ होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रहेगी। ठीक, और अब देखिए कुछ चीज़ें आप बेसिक भी देख लीजिए। जो अ होता है यह बिना मात्रा का होता है। आ जो होता है उसमें एक मात्रा आपकी लगी होती है। ई जो होता है वो छोटी मात्रा लगी रहती है। बड़ी ई में इस तरह की 12 खड़ी जिसे कहते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद आपका ये छोटा ऊ की मात्रा है, ये बड़ा ऊ की मात्रा है, ये री की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ये आय की मात्रा है, ए की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है, ये औ की मात्रा है। ठीक, और अंग और अह की। तो आप देखेंगे कि वर्णों के बाद कौन कौन सी मात्राएं लग रही हैं। जैसे आ लग रहा है, ठीक है, ओ लग रहा है, औ लग रहा है। ये सारी मात्राएं क्या हो रही हैं, वर्णों के बाद प्रयोग हो रही हैं। वर्णों के आगे मात्राएं कौन कौन सी लग रही हैं, छोटी लग रही है। ठीक है, वर्णों के बाद में बड़ी लग रही है। वर्णों के नीचे कौन सी मात्राएं लगती हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ये सब मात्राएं क्या होती हैं, किसी भी वर्ण के नीचे लगाई जाती हैं। ठीक है ना। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या करेंगे आप याद रखेंगे। ठीक, आइए अब हम लोग चलते हैं स्वर के भेदों की तरफ। अब देखिए स्वर के जो भेद होते हैं उच्चारण की दृष्टि से, अगर पूछ दे कि उच्चारण की दृष्टि से, तो आप इनके भेद बताएंगे 3। ठीक है ना। अगर पूछे उत्पत्ति की दृष्टि से कितने होते हैं तो वो आपके हो जाएंगे 2। तो पहले हम लोग उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के बहुत और भी नाम है, जैसे हम इसको कह सकते हैं छोटा स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, अल्प स्वर। तो ये सारे नाम भी क्या होते हैं, ह्रस्व के ही नाम होते हैं। कभी भी किसी एग्जामिनेशन में आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इन नामों से भी प्रश्न बनते हैं तो इसका मतलब बात किसकी हो रही है, ह्रस्व स्वर की बात हो रही है। ह्रस्व स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 4, अ, ई, उ और री। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि री का जो कॉन्सेप्ट है, आपके स्वरों में जो 11 स्वर काउंट होते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, कभी कभी जो कुछ विद्वान हैं उनके बीच में मतभेद है। वो कहते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के भेद जो हैं, स्वतः उच्चारित होने वाले स्वरों की संख्या जो है वो 10 मानते हैं। ठीक है, जैसे लूसेंट है और बहुत ढेर सारी किताबें हैं। तो वो तर्क क्या देते हैं, मैं आपको इस तर्क को बताता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है कि सही है, लेकिन मैं आप उनका तर्क मैं बताना चाहता हूँ। तो वो बोलना चाहते हैं कि जो री होता है, री मात्रा में तो स्वरों में इस तरह आता है जब 12 खड़ी देखते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखें तो री आता है। तो र आता है तो वो कहते हैं कि ये तो व्यंजन है, इसलिए हम स्वर में इसको काउंट
नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप संस्कृत का देखते हैं तो संस्कृत में क्या होता है कि री को काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये कई तरह की किताबें और विद्वानों में इस चीज़ का क्या है, मतभेद है। लेकिन बाई चांस कभी कोई ऐसा विद्वान आपके पल्ले पड़ी जाए और ऐसा पेपर सेट कर दे और कह दे कि स्वतः उच्चारित होने वाले स्वरों की संख्या बताइए और विकल्प में 10 भी दिया रहे, तो आपको वहाँ पर अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना है कि अगर कोई विकल्प ना मैच करे तो आप उसको उत्तर लगा करके आएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि 10 सही हैं, लेकिन मतभेद चल रहे हैं तो हमें इन मतभेदों को भी दिमाग में थोड़ा सा रखना चाहिए। अब देखिए, ह्रस्व स्वर है, इसको छोटा स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर और अल्प स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या क्या होती है, 4 होती हैं। दीर्घ स्वर होते हैं, उनकी संख्या क्या है, 7 है, ठीक है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ठीक है। ये आपके 7 हो गए। अब यहीं पे प्रश्न बन सकता है कि भैया मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो यह बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये क्या होते हैं, मूल दीर्घ। बहुत सी किताबों में इनका नाम सजातीय स्वर भी दिया रहता है। सजाती मतलब अ और अ के मेल से आ का निर्माण हुआ, ई और ई के मेल से बड़ी का निर्माण हुआ, उ और उ के मेल से आपका बड़ा उ का निर्माण हुआ। और ए, ओ, औ, इन्हें संयुक्त स्वर की कैटेगरी में भी क्या किया जाता है, डाला जाता है, ठीक है ना। अगला है आपका पुलुत स्वर। पुलुत स्वर क्या होता है कि इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत में होता है, हिंदी में पुलुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ भी एक प्रश्न बन सकता है कि अगर पूछे कि हिंदी के अनुसार स्वर के भेद बताइए, तो उत्तर हो जाएगा आपका 2, ह्रस्व और दीर्घ, पुलुत उसमें काउंट नहीं होगा। अगर पूछेगा स्वरों के भेद बताइए तो उत्तर हो जाएगा 3, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और पुलुत स्वर, ठीक है। अगर पूछेगा संस्कृत के अनुसार स्वरों की भेद बताइए तो आप उत्तर देंगे 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव आएगा तो आपको घबराना नहीं। अगर पूछ दे हिंदी के अनुसार तो उत्तर हो जाएगा आपका 2, ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है। अब इनकी परिभाषाएं हम देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर का क्या कहा जाता है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, आप सुन लीजिए और लिखते भी चलिए साथ में, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। अब दीर्घ स्वर की परिभाषा देखते हैं। दीर्घ स्वर की परिभाषा है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि लगभग दुगुना, तो कहीं कहीं आपको दीर्घ स्वर की जगह द्विमात्रिक या द्वैमात्रिक भी आपको मिलेगा। एक मात्रिक, द्वैमात्रिक और त्रैमात्रिक, ऐसा भी आपको किताबों में देखने को मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह अगर द्विमात्रिक की बात करें तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, दिव्य। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय, लगभग दुगना लगता है, वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। पुलुत स्वर क्या होते हैं कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय, लगभग तिगुना कहा जाता है, लगता है, ये क्या कहलाते हैं, पुलुत स्वर। पुलुत स्वर का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते हुए चलिएगा आप लोग नोट्स में। पुलुत स्वर का प्रयोग प्रायः किसी को पुकारने में या मंत्र उच्चारण में किया जाता है, ठीक है। अब पुलुत क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ राम, तो ये जो मेरा
प्रोनाउंसिएशन की जो स्किल आगे तक जा रही है, मेरा उच्चारण बढ़ता जा रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? पुलुत के कारण हो रहा है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक तीनों चीज़ों को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अगली कड़ी में देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वरों के वर्गीकरण को कई भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। को जीभ के आधार पर किया गया है, हवा के मुख और नाक से निकलने के आधार पर किया गया है, ओठों की स्थिति जिसको आपके लिप्स जो हैं उनके आधार पर किया गया है, और अभी वह देखता हूँ कि मैं बहुत सी किताबों में जीभ के ऊपर उठने और मुख के खुलने के आधार पर भी वर्गीकरण है। लेकिन जो मुख के खुलने के आधार पर वर्गीकरण की बातें हो रही हैं, इसमें बहुत ढेर सारी किताबें हैं, उनके सबके अपने अलग अलग मत हैं। लेकिन UPSSC और भी कई एग्जामिनेशंस में, यहाँ तक कि UPPCS जैसे एग्जामिनेशन में जहाँ CSAT का पेपर होता है, इस चीज़ को पूछा गया है। तो विवाद जो हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन हम चर्चा ज़रूर करेंगे कि सही अगर आ जाए तो उसका हम उत्तर क्या मारेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन कोई भी छोड़ करके एग्जामिनेशन में नहीं आना है। अगर कोई भी बड़ा राइटर किसी चीज़ को लिखा है तो हमको उसके दृष्टिकोण को भी हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कभी हमारा पाला उन चीज़ों से पड़ जाए। UPSSC जैसे एग्जामिनेशन में, UPPCS जैसे एग्जामिनेशंस में ये सब चीज़ें पूछी गई हैं, लेकिन हम वहाँ जब प्रश्न आ गया तो हम यह नहीं कह सकते कि ये विवादित प्रश्न है, हम इसका उत्तर नहीं देंगे। तो हम हर एक पहलू को क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे सही और गलत, और एग्जामिनेशन में क्या हमको उत्तर मारना है हम उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला होता है जो जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर मतलब क्या होता है कि जैसे ये आपकी जीभ है, जीभ का ये अग्रभाग है, ये मध्य भाग है और ये पीछे का भाग है। मतलब ये पीछे का साइड, ये आपका मध्य भाग, ये पश्चिम भाग और यह अग्रभाग। मतलब जो जीभ का आगे का सिरा रहता है, वहाँ से किन किन अक्षर, इससे कभी भी परिभाषा से प्रश्न नहीं आते हैं। परिभाषा अगर हम लिखना भी चाहें तो क्या लिखेंगे, अग्र स्वर क्या होते हैं, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग से होता है। तो इसलिए कभी भी, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है, और 4 विकल्प दे देगा, और इनमें से एक ऑप्शन दे देगा, और बाकी अलग अलग ऑप्शन दे देगा। जैसे मान लेते हैं कि ई दे दिया, औ दे दिया, री दे दिया, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता रहेगा तो आप सीधे उत्तर क्या करेंगे, ई पर मार देंगे। तो कहा जाता है कि अग्र स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है, अग्र भाग से, तो अग्र स्वर कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई ए ए। मैंने आपको बताया था ना, बिना मात्रा के। अगला है मध्य स्वर। मध्य स्वर के बारे में कहा जाता है कि इसमें केवल आपका एक ही वर्ण आता है और उसे कहते हैं अ। ठीक है, इससे भी एक प्रश्न आ चुका है कि भैया इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। अ को केंद्रीय स्वर भी, आप पूछ ले कि केंद्रीय स्वर किसे कहते हैं, तो अ को कहते हैं। पश्च स्वर में आ, उ, ओ, औ। ठीक, और ये नया एक कॉन्सेप्ट जुड़ा है, ये है अ के ऊपर ये चंद्र बिंदु नहीं है, ये अर्ध चंद्र है। अब आपको यहीं पे 2-3 चीज़ें मैं छोटी छोटी बता देता हूँ। अगर किसी भी वर्ण के ऊपर ऐसे बिंदु लगा रहे, ठीक, कहते हैं ना महिलाएं जो बिंदी लगाती हैं ऐसे, तो इसको कहते हैं अनुस्वार। ठीक, अगर किसी भी वर्ण के ऊपर ऐसे करके और बीच में इस तरह कर दिया जाए तो इसको कहते हैं चंद्र बिंदु। और अगर किसी वर्ण के ऊपर ऐसे कर करके केवल आधा चांद बनाया जाए और इसमें बिंदी न लगाई जाए तो इसको कहते हैं अर्ध चंद्र। आगे हम लोग इसके बस 10 मिनट के बाद, जो अगला होगा 20 मिनट के बाद लेक्चर, उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे डिटेल में कि ये है क्या। ठीक है, बस लेकिन ये शाइन आप जरूर याद रखिए कि जब ये डॉट लगा रहा है, बिंदु लगा रहा है तो अनुस्वार, इस तरह दिया रहा है तो चंद्र बिंदु, आधा चांद बना रहे तो अर्ध चंद्र।
ठीक है, ध्यान रहेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यह जो आ के ऊपर अर्धचंद्र है, यह भी पश्च स्वर के अंतर्गत अब रखा जा रहा है। अगला वर्गीकरण है, ये आपका पहला हो गया जीभ के आधार पर, अगला है ओठों की स्थिति के आधार पर। ओठ की स्थिति के आधार पर मतलब होता है कि जब बोलने पर आपके ओठों का आकार कैसा है। तो यह दो प्रकार से बढ़ते हैं, वृत्ताकार वृत्तमुखी या अवृत्ताकार अवृत्तमुखी। कई किताबें हैं ये सारे शब्दावलियों का प्रयोग करती हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया कि कल को आप पूछे मुझसे कि सर हम तो पढ़े हैं वृत्तमुखी लिखा हुआ है, क्योंकि राजस्थान और कई किताबों में चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन है चीज़ें सेम। तो इसमें क्या होता है कि उच्चारण में ओठ आपके क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। जैसे मैं अब आप इसको चेक कर सकते हैं, आपको रटना नहीं है। मैं बोलता हूँ ऊ, तो आपका ओठ गोल हो रहा है, ओ औ, ओठ गोल हो रहा है। इसका मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में आपके ओठ की स्थिति क्या हो जाए, गोलाकार हो जाए, वृत्ताकार या वृत्तमुखी। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में आपका क्या है, यहाँ पर जो उनके आकार होते हैं वह फैल जाएं। जैसे मैं बोलता अ बोलने मेरे ओठ फैल रहे हैं, आ फैल रहे हैं, ई फैल रहे हैं। तो मतलब ऐसे वर्ण जिनको बोलने के उपरांत आपका जो साइज़ है ओठ का वो गोल ना होकर के फैल जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। ठीक है, अगला है हवा के मुख और नाक से निकलने के आधार पर। यह भी एक वर्गीकरण है, चलिए इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए यह वर्गीकरण मैं उसका यहीं पे बना दे रहा हूँ डायग्राम। ये दो भागों में बंटता है। पहला होता है निर नु नासिक, ठीक है, और दूसरा होता है अनुनासिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न यूपीएसआई में आया हुआ है यहाँ से। निर्नुनासिक, अब इसमें ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। निर्नु लगेगा कि नाक नाक कहना चाह रहा है, नहीं, यहाँ पर हवा क्या होती है, मुख द्वारा निकलती है। और अनुनासिक में हवा क्या होती है, मुख प्लस नाक दोनों के द्वारा क्या होती है, मुख से बाहर निकलती है। अब एग्जाम्पल पे अगर हम देखते हैं तो मैं बोलता हूँ अ आ ई सो ऑन। ठीक है, मैं बोलता हूँ अ तो हवा मेरे मुख से निकल रही है, नाक का इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अनुनासिक में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देता हूँ, आता हूँ अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देता हूँ, ठीक है, या ई आता हूँ, ई के ऊपर क्या करता हूँ, चंद्र बिंदु लगा देता हूँ। तब मैं देखूंगा, मैं बोलता हूँ चांद चाँद, लेकिन मैं बोलता हूँ चांद चाँद। तो जो मुख और नाक दोनों का योग जब होता है तो अनुनासिक, केवल मुख का प्रयोग होता है तो निर्नुनासिक। ये आपका तीसरा वर्गीकरण है। अब चलिए हम लोग उस वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं जिसके विषय में विवाद रहते हैं, और वो है जीभ के ऊपर उठने, जीभ के ऊपर उठने और मुख के खुलने, मुंह के खुलने के आधार पर। कहीं कहीं पे ये दिया था कि मुख के आधार पर,
ठीक है, तो वो भी वर्गीकरण क्या है, उसी की बात कर रहा है। और यहाँ पर यह बांटा गया है समवृत्त, अर्ध समवृत्त, विवृत्त और अर्ध विवृत्त। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कि अब कैसे होगा इसको मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये समवृत्त है। समवृत्त में क्या होता है कि आपका कहा जाता है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण को करते समय आपका जो मुख है कितना खुलता है। तो इसको देखते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा आपका ई, ऊ, ऊ। ये चार जो वर्ण है, नोट डाउन भी करते चलिएगा साथ में, ये क्या होते हैं, समवृत्त में आते हैं। अर्ध समवृत्त में हम का आते हैं वर्ण आपका ए और ओ। विवृत्त में केवल आता है आपका आ। ठीक है, विवृत्त में क्या आता है आपका आ, साथ में नोट डाउन करते चलिएगा। और आपका अर्ध विवृत्त में आता है अ, ए और आपका ओ। तो कहा जाता है कि इसके उच्चारण से ज़्यादा मुख खुलता है अर्ध समवृत्त में। मैं बोलता हूँ ई बोलने में मेरा मुख थोड़ा सा खुला। मैं बोलता हूँ ए ओ, मुख उससे ज़्यादा खुल रहा है। मैं बोलूँगा आ, सबसे ज़्यादा मुख खुला है। मैं बोलूँगा अ, तो इससे इसके मुकाबले विवृत्त में तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुख का खुलना किस में होता है, विवृत्त में। तो कोई कहे कि भाई किस में सबसे ज़्यादा मुख क्या होता है, खुलता है, तो वो किस में खुलता है, आ में। ठीक है, बहुत ढेर सारी किताबें हैं, सबके डाटा अलग अलग हैं। वर्तमान में जो मुझे लगा कि जो प्रमाणिक डाटा है, जिसका अधिकांश लोग प्रयोग कर रहे हैं, वो इसी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, कोई ये कहे कि सर उस किताब में कुछ और है, उस किताब में, तो ये विवादित है। ठीक है ना, सब विद्वानों की अलग अलग राय है। इसलिए आप इतना जान के रखिए, क्योंकि जब एग्ज़ामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, आपको यही मार करके आना है। बाकी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसा नंबर देता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये आपकी चीज़ें क्या हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगत स्वर को। ठीक है, आगत स्वर जैसे कि इसके परिभाषा इसकी शब्द में ही छिपी हुई है। आगत मतलब किसी भाषा से आया हुआ वर्ण। ठीक है, तो आगत जो स्वर है उसमें एग्जाम्पल लिया जाता है। ये अ के ऊपर जो होता है, जो चंद्र बिंदु जैसा आपको लगता है, ये जबकि होता क्या है, अर्धचंद्र। अब आपको मैं बताऊंगा कि क्या है ये। तो आगत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका विकास हमारी संस्कृत में नहीं हुआ है। यह किसी दूसरी, लिखते भी जाइएगा मेरी लैंग्वेज से, आगत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका विकास हमारी संस्कृत से नहीं हुआ है। यह किसी दूसरी विदेशी भाषा से आए हुए क्या है, वर्ण हैं। दूसरी विदेशी भाषा से आए हुए वर्ण है जिनका वर्तमान में हिंदी में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मैं लिखता हूँ कापी। ठीक है, लेकिन जब यह आगत स्वर लग जाता है तो ये हो जाता है आपका कॉपी। मतलब आ परिवर्तित हो गया आपका किसमें, ओ में। मतलब उदाहरण से देखते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से जिसको हम लिख रहे थे कापी, वह अर्धचंद्र लगने के बाद, आगत स्वर लगने के बाद उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण परिवर्तित हो जाता है, आ से कन्वर्ट होके ओ में। इसी तरह मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ डॉक्टर।
ठीक है। लेकिन जब अर्धचंद्र लग गया तो ये हो गया डॉक्टर, मतलब ये आ परिवर्तित हो गया किसमें, ओ में परिवर्तित हो गया। यही अर्धचंद्र का कमाल होता है कि यहाँ पर आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो आ कन्वर्ट हो जाता है ओ में। तो ये हो गया आपके आगत स्वर की बात। अगला संयुक्त स्वर, जब हम लोग स्वरों के भेद को पढ़ रहे थे तो दीर्घ स्वर में हम लोगों ने उसको दो कैटेगरी में बांटा था, मूल दीर्घ और संयुक्त स्वर। अब उसी संयुक्त स्वर के अलग अलग नाम होते हैं, जिसे संयुक्त दीर्घ स्वर भी कहा जाता है, मिश्रित विकृत स्वर भी कहा जाता है और संध्यक्षर भी कहा जाता है। याद रखिएगा ये सारे नए नाम हैं और वर्तमान में एग्जामिनर के पास चीज़ें हैं नहीं, तो वह इन्हीं में से प्रश्नों को न्यू जनरेट कर रहा है। इनकी जो संख्या होती है वो होती है 4। आपको पता ही होगा, मैंने अभी आपसे चर्चा भी की थी। पहला क्या होगा आपका, ए ओ और औ, ये 4 होते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है, अ जमा ई बनाकर बनता है ए, अ जमा ए मिलकर बनता है ए, अ जमा उ बनाकर मिलता है ओ, और अ जमा ओ मिलकर बनता है अ। ठीक है। तो कभी आपसे यह पूछ दे कि संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो उत्तर होगा 4, ए ओ औ। अब यह पूछ दे कि भैया ओ का निर्माण कैसे हुआ है, तो अ प्लस उ, जिसको जमा भी कहते हैं, से मिल करके योग से बना है ओ, अ प्लस ओ मिल करके औ का निर्माण हुआ है, अ प्लस ए मिल करके ए का निर्माण हुआ है, और अ प्लस ई मिल करके ए का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। तो यह आपके निर्माण की क्या है, प्रक्रिया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्वर के उच्चारण स्थान। ठीक है ना। अब देखते हैं वर्ण। अ और आ का उच्चारण होता है कंठ से। ठीक है ना। ऑप्शन में अगर कंठ भी दिया रहे तो गलत नहीं है, वो सही है। कंठ संस्कृत में दिया रहता है कंठ। छोटी और बड़ी का उच्चारण तालव्य, अगर विकल्प में तालु दिया रहे तब भी वो क्या है, सही है। दोनों क्या है, सिमिलर है। उ, ठीक है ना, ये ओठ। अगर यहाँ पर ओठ दिया रहे तब भी विकल्प आपका क्या है, सही है। ठीक। री का उच्चारण होता है मूर्धा से, लेकिन अगर विकल्प में मूर्धा न दिखे तो मूर्धन्य भी इसका क्या होगा, मूर्धा सही होगा। ए और ए का उच्चारण होता है कंठ प्लस तालु के योग से बनता है कंठ तालव्य। ओ और औ का उच्चारण होता है कंठ प्लस ओष्ठ, मतलब आपके गले और ओठ के संयोग से निर्माण होता है कंठोस्थ का। ठीक है। अब तक वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर पूछे गए हैं उच्चारण स्थान से तो यहीं से पूछे गए, उन बाकी सबसे पूछे गए हैं, लेकिन परसेंटेज ऑफ रेशियो सबसे ज़्यादा किसका है, इन्हीं का है, ए ओ औ। ठीक है। अब आपको दिमाग में रखना है कि अ आ का उच्चारण स्थान कंठ, ठीक, छोटी और बड़ी का तालु। ठीक। इसके बाद ऊ बोलते समय ओठ गोल हो रहे हैं तो ओठ ट्रिक हो गई आपकी। इसके बाद री, इसमें एक्सेप्शनल है मूर्धा। मूर्धा क्या होती है कि यह जो आपकी नासिका रहती है, यहाँ तालु के पास वाला जो ये इस भाग होता है, यही आपका क्या होता है, यह पीछे का मूर्धा होता है। ठीक है। ये मूर्धा। ए और ए आपको पता होना चाहिए कि ये कंठ और तालु से क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य, और ओ का कंठोस्थ। ठीक। तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ओ आ रहा है तो कंठोस्थ हो जाएगा, ए आ रहा है तो तालु के निर्माण से हुआ है तो तालव्य हो जाएगा। ठीक है। कंठ तालव्य, ऊ का ओष्ठ हो जाएगा, ई का तालव्य हो जाएगा, और यह कंठ हो जाएगा। ठीक है। यह तो स्वरों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी बता दी मैंने आपको। अब हम लोग चर्चा करेंगे वर्ण विच्छेद की
और कुछ स्वरों से संबंधित 2-4 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।